हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वास्को ड गामा के बारे में पढ़ लिया था कि कैसे उसने इंडिया के रास्ते की खोज करी। फिर हमने देखा था कि जो कोलंबस था वो मतलब इंडिया के चक्कर में दूसरी साइड निकलता, फिर वहां उसे अमेरिका मिल जाता। तो हमने यहाँ एंड तक पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है द कनक्विस्टाडोर्स प्लंडर द न्यू वर्ल्ड फॉर गोल्ड। तो प्लंडर मतलब होता है लूट करना, है ना। तो सोने के लिए नई दुनिया पर लूट करने के लिए कनक्विस्टाडोर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कनक्विस्टाडोर कौन होता है? विजयकर्ता। अब देखिए, ऐसा आदमी जो मतलब दूसरे देश पे जाके वहां पे मतलब लूटपाट करता है, वहां की जमीनों पे कब्जा कर लेता है, वहां पे चीजों की लूटपाट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कनक्विस्टाडोर। जो मतलब दूसरी जमीन पे विजय हासिल करता है। अब देखिए, या तो ये खुद राजा हो सकता है या राजा के लिए काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है ना। जो मतलब दूसरे देश में जाता है, वहां पे लूटपाट करता है और जो सामान वगैरह लूटता है वो फिर अपने देश ले जाता है ना। तो ये कोई भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है और राजा के लिए काम करने वाला आदमी भी हो सकता है। बस दोनों ही कनक्विस्टाडोर हो सकते हैं। बस कनक्विस्टाडोर मतलब है जो दूसरे देश पे जाके विजय हासिल करता है। वेल्थ डिस्कवरी इन द अमेरिकाज। अब देखिए, जैसे कि कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढ लिया था, अब उसके हाथ तो मतलब खजाना लग गया था, उसको पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट मिल चुका था, है ना। वहां पे मतलब कोई भी नहीं था, तो उसके हाथ में मतलब पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट हाथ में लग गया। इतनी सारी जमीन थी वहाँ, इतने सारे गोल्ड के रिजर्व थे ना, सोना भी था, है ना। वहां पे उपजाऊ जमीन भी थी जहाँ पे खेती की जा सकती है, लोगों को बसाया जा सकता है ना। मतलब बहुत ही ज्यादा वेल्थ हाथ में लग गई थी उस टाइम पे। अब देखिए, अगर हम शुरुआत की बात करें इनिशियली, तो देखिए वहां पे जब उनको पहली बार अमेरिका मिला था ना, जब उन्होंने खोज करी थी, जब उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे क्या क्या मिलेगा हमें, है ना। तो धीरे धीरे जब उन्होंने अपनी जो खोजबीन है वो चालू करी, है ना, तो उनको फिर गोल्ड के रिजर्व्स मिल गए थे अमेरिका में कई सारे। तो फिर जो कोलंबस है ना, वो गोल्ड का सैंपल भी लेके गया था स्पेन में। तो उसने राजा को दिखाया, फिर राजा ने उसको फाइनेंशियली तौर पर मदद करी, है ना, अपनी सेना वगैरह दी और कई सारे जहाज भेजे कि वहां पे जाओ और खोजबीन करो और क्या क्या मिलते हैं वहां पे, जो भी मिलता है उस सबको निकालो, है ना। मिलिट्री कंक्वेस्ट। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कोलंबस होता है वो स्पेन के राजा के पास एक सैंपल लेके जाता है गोल्ड का, है ना। दोस्तों, स्पेन के राजा को सैंपल बढ़िया लगता है, उसे फिर आर्मी भेजता है अपनी, है ना। तो जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना, कोटेस को भेजता है जो मैक्सिको पे हमला कर देता है। जो एज़टेक एम्पायर होता है ना, उस पे ये हमला करके उसको जीत लेता है। और फिर ये भेजता है पिजारो को, पिजारो पेरू पे हमला कर देता है और फिर उसको भी जीत लेता है ना। तो ये कनक्विस्टाडोर होते हैं ये दोनों, जो स्पेन के राजा द्वारा भेजे जाते हैं। तो देखिए, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये पेरू कहाँ पर है। साउथ अमेरिका है ना, यहाँ के साइड है पेरू। तो देखिए, पहले मैक्सिको पे हमला करते हैं, मैक्सिको जीत लेते हैं, फिर मैक्सिको होते हुए ये पेरू पे पहुंच जाते हैं और पेरू पे भी ये जीत जाते हैं। तो देखिए, जो स्पेन के जो कनक्विस्टाडोर थे ना, ये काफी ज्यादा करेज, डिसेट और ब्रूटली लड़ते थे। यानी मतलब ये साहस के साथ, छल के साथ और क्रूरता के साथ लड़ते थे। इसकी वजह से इनकी विजय हो जाती थी। और जैसा कि आपको इस इमेज में भी दिख रहा होगा कि ये जो कनक्विस्टाडोर है कितनी बुरी तरह से मार रहे हैं लोगों को। इंडिविजुअल एडवेंचर एंड ऑटोनॉमी। अब देखिए, जो पुर्तगाल और जो स्पेन के जो कनक्विस्टाडोर थे, अब उनको धीरे धीरे मजा आने लगा था कि नई नई जमीन पे जाओ, युद्ध लड़ो। इनमें उनको एडवेंचर दिखता था, उनको काफी ज्यादा मजा आने लगा था कि युद्ध वगैरह करने में और नए नए क्षेत्र को जीतने में और लूटपाट करने में उनको काफी ज्यादा मजा आने लगा। तो वो जितने भी लोअर सोशल एचेलॉन थे उन पे हमला कर देते थे। एचेलॉन मतलब होता है लोगों का एक छोटा सा ग्रुप, है ना, जो मतलब आर्थिक तौर पर कमजोर हुआ करते थे। वहां के जो मतलब लोकल लोग हुआ करते थे ना, मेक्सिको वगैरह के, पेरू के लोग, तो उनको आराम से स्पेन के लोगों ने उनको मार वार के उन पे कब्जा कर लिया, उनका जितना भी सामान था उन सबको लूट लिया। तो देखिए, स्पेन और पुर्तगाल का काफी ज्यादा रैपिडली एक्सपेंड हो चुका था, मतलब वो काफी ज्यादा अपनी जो कॉलोनीज है उसको नॉर्थ अमेरिका में बसा चुके थे, है ना। और इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा वो कनक्विस्टाडोर ने करा। जितने भी लोग उन्होंने हमला करके कब्जा करा ना, तो स्पेन और पुर्तगाल काफी ज्यादा पावरफुल उस टाइम पे हो चुके थे। उन्होंने काफी सारे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पार्ट पे कब्जा कर लिया था और वहां पे अपनी कॉलोनीज भी बचाना स्टार्ट कर दी थी। और देखिए, आप एक चीज भी नोटिस करेंगे कि अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, वो भी आप देखेंगे बिल्कुल मतलब बॉर्डर पे है। मतलब आप अमेरिका का मैप देखेंगे ना, बिल्कुल मतलब पानी के साथ लगा हुआ है वो
है ना, जो उसकी जो कैपिटल है ना, वो वहीं पर सारी आबादी, मतलब जो यूएसए की जो आबादी है मेनली, वो बॉर्डर पर ही बसी हुई है। क्यों बसी हुई है? क्योंकि उस टाइम पे जो लोग पहले पहुंचे थे ना स्पेन और पुर्तगाल के, तो वो बाउंड्रीज पर ही रहा करते थे, है ना, ताकि उनको एक दूसरे, मतलब यूरोप से अमेरिका, अमेरिका से यूरोप जाने में आसानी हो, है ना। मतलब अमेरिका के ईस्ट वाली साइड पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, वेस्ट की साइड पर बहुत कम लोग रहते हैं, और अमेरिका की राजधानी भी ईस्ट वाली साइड पर है। तो इसका कारण आपको पता चल गया, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि ऐतिहासिक कारण है, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले कब्जा किया गया था, वहाँ पे जब ढूंढा गया था जमीन को, वहाँ पे सबसे पहले कॉलोनाइजेशन किया गया था, इसलिए वहाँ पे, वहाँ की कैपिटल भी ईस्ट में, और वहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी भी यूएसए की ईस्ट की साइड है। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इम्पैक्ट। अब देखिए, स्पेन ने अपनी कई सारी कॉलोनीज बचा चुकी थी और वहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिया था। और वहाँ पे देखिए दो चीजें आ चुकी थी, डेस्पोटिज्म एंड पैटर्नलिज्म। तो देखिए, डेस्पोटिज्म मतलब होता है कि अपने लोगों को वहाँ पर नियुक्त कर देना, है ना, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी वहाँ पे अपने लोगों को डिपोर्ट कर देना। और देखिए वहाँ पे पैटर्नलिज्म ज्यादा था, यानी पितृसत्तात्मक, मतलब वहाँ पे जितनी भी पोस्ट थी ना, वहाँ पे महिलाओं का कोई भी अधिकार नहीं था, सब वुमन ही, मतलब जो मेल थे बस उनको ही वो पोस्ट मिलती थी। जो मेल थे वही लोगों को मतलब गवर्न करते थे, चलाते थे, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे। मतलब वहाँ का जो हेड होता था वो एक मेल ही होता था, फीमेल नहीं होती थी। और जितने भी लोग होते थे वो सारे स्पेन के हुआ करते थे, है ना। वहाँ तब, मतलब देखिए, दूसरे देश पे, मेक्सिको पे कब्जा कर लिया, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, और वहाँ पे जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है वो कौन होगा? स्पेन का ही आदमी होगा। और जो और जो पोस्ट होगी वहां पे मेल ही होगा, मतलब जितनी भी पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन की उस पे सब मेल होंगे, फीमेल कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि जब उन्होंने लैटिन अमेरिका पे कब्जा कर लिया था, तो स्पेन का जब उसने कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, तो वहां पे हमें डेस्पोटिज्म और पैटर्नलिज्म देखने को मिला। जैसे कि आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं, ब्रिटिश ने यहाँ पे रूल करा ना, लेकिन यहाँ का जो राजा था वो तो इंग्लैंड में बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पे उसने अपने ही लोग नियुक्त कर रखे थे, है ना। जो इंग्लैंड के आदमी थे वही बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए थे, और वही पूरे देश को चला रहे थे, है ना। और जितनी भी पोस्ट थी वहां पे मेल ही थे, है ना। जैसे इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो ब्रिटिश के आदमी थे, और सारे जो मेल थे वही होते थे, है ना। जनरल की पोस्ट ले लो, कलेक्टर की पोस्ट ले लो, जितनी भी पोस्ट हुआ करती थी उसमें मेल ही हुआ करते थे। ऐसी उस टाइम पे लैटिन अमेरिका में हो रहा था। अब देखिए, जैसे कि स्पेन ने पेरू पे कब्जा कर लिया था, तो पेरू पे एक वायसरॉय नियुक्त किया जाता था। तो ये जो वायसरॉय होता था ये पूरे पेरू को चलाता था। और ये वायसरॉय कौन होता था? एक मेल होता था, और ये स्पेन का ही होता था। अब देखिए, भले ही वायसरॉय जो है वो पूरे पेरू को चला रहा है, लेकिन वो राजा के प्रति जवाबदेही होता था, है ना। अगर वो कुछ भी करता था ना, तो उसको राजा को जवाब देना पड़ता था कि उसने ऐसा क्यों करा, है ना। उस पर लिमिटेशंस थी, है ना, राजा की पाबंदियां थी। उसको जो भी अगर एक्स्ट्रा कोई काम करना है तो राजा से पूछ कर करना पड़ेगा, है ना। और उसको इंक्वायरी भी की जा सकती थी, अगर वो कोई गलत काम करता था तो राजा उस पर इंक्वायरी बिठा सकता था। तो ये ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि करप्शन को रोका जा सके, क्योंकि वायसरॉय को आपने हेड बना दिया पूरे पेरू का, है ना। अब राजा दूसरे जगह पे बैठा हुआ है, उसको क्या पता वहां पे क्या चल रहा है ना। तो जो वायसरॉय वो कुछ भी कर सकता है, तो उस पर लिमिटेशन लगाना जरूरी था। तो राजा उस पर डोमिनेंस करता था, उससे इंक्वायरी भी कर सकता था। अब देखिए, कैथोलिक चर्च ने भी अपना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, है ना। इसने क्या करा था कि वहाँ के जो लोग थे ना, जो मतलब नॉन क्रिश्चियन थे, उनको कन्वर्ट करवाया, सबको ईसाई में कन्वर्ट करवा दिया था कैथोलिक चर्च ने, है ना। और राजा ने उनको परमिशन भी दे दी थी कैथोलिक चर्च को, कि हम वहाँ पे जाके सब लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और देखिए, इसकी वजह से क्या हुआ कि जब सारे लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इससे जो स्पेन का डोमिनेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और एक टाइप से जो पेरू है ना वो पूरा एक न्यू स्पेन की तरह बन जाएगा। पैटर्नलिज्म एंड मर्केंटलिज्म। अब देखिए, पैटर्नलिज्म का मतलब तो आपको पता ही है, पितृसत्तात्मक, यानी जहाँ पे मेल का डोमिनेंस होता है। और मर्केंटलिज्म मतलब एक टाइप से, मतलब आप एक कह सकते हैं इकोनॉमिक थ्योरी है ना। जैसे हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं ना, तो उस टाइम पे यानी 16 से 18 सेंचुरी में स्पेन में ये वर्ड बोला जाता था, मर्केंटलिज्म, यानी एक टाइप से इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन किसके द्वारा? ट्रेड के द्वारा। जब गोल्ड को, सिल्वर को लूटा जाता है ना किसी दूसरे देश से, है ना, सोने और चांदी को लूटा जाता है, और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ की जाती है, तो उसे बोलते हैं मर्केंटलिज्म स्पेनिश में। अब देखिए, पैटर्नलिस्टिक गवर्नेंस, यानी ऐसी सरकार जहाँ पे मेल का डोमिनेंस होता है, यानी जो भी पोस्ट है वो उस पे मेल ही होगा। तो देखिए, अमेरिका की जितनी भी टेरिटरी थी जिस पे कब्जा किया गया था, तो उसको जो मोनार्च है, यानी जो वहाँ का राजा है, स्पेन का राजा, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी माना जाता था। यानी जो भी एरिया कॉन्क्विस्टाडोर ने जीता है ना, वो सब किसका है? राजा का ही है।
तो राजा की चलती थी वहाँ पे, राजा का पूरा कंट्रोल होता था, राजा जो चाहे वहाँ पर उस टेरिटरी में कर सकता था। मर्केंटिलिस्ट इन्फ्लुएंस। अब देखिए, मर्केंटिलिस्ट जो प्रिंसिपल था उसने इकोनॉमिक पॉलिसी को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करा। तो ये प्रिंसिपल क्या था कि दूसरे देशों में जाके लूटपाट करना और मेनली जो गोल्ड और सिल्वर है उसको लूटना, है ना, सोने चांदी को लूटना। जिससे क्या होगा कि उनकी जो मदर कंट्री है, जो पुर्तगाल और स्पेन है जिनकी मदर कंट्री है, उनका भला हो सके, है ना, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो ये क्या करते थे, जो भी एरिया पे कब्जा करते थे वहां पे जो बुलियन होते थे, बुलियन मतलब प्योर गोल्ड और सिल्वर, है ना, और ओरे यानी जो लोहा मिलता है ना, ओरे में मिलता है, फिर उसको रिफाइन करके जो आयरन है उसको अलग कर लिया जाता है ना, वो ओरे। और शुगर वगैरह और जो फॉरेस्ट गुड्स होते हैं, लकड़ी वगैरह, है ना, मेडिसिन वगैरह, औषधि वगैरह, तो ये सब इनको मतलब लूट पाट में मिलता था, है ना। जिससे क्या करते थे, अपनी जो मदर कंट्री है उसकी ग्रोथ करते थे ना इकोनॉमिक तरीके से। एनकोमिएंडा सिस्टम। अब देखिए, ये जो सिस्टम है ना, ये सिमिलर है फ्यूडल सिस्टम की तरह। जैसे फ्यूडल सिस्टम होता है वैसे ही ये सिस्टम है। बस देखिए, इसका नाम इसलिए ऐसा पड़ गया क्योंकि जैसे ये फ्यूडलिज्म में फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ना, जो लैंड ओनर होते थे, वैसे ही जो लैंड ओनर होते हैं ना उनको स्पेनिश में बोला जाता है एनकोमेंडेरो, है ना। तो उसी से ये एनकोमिएंडा सिस्टम आया है। तो देखिए, ऐसा सिस्टम है जो 16th सेंचुरी में स्पेनिश के जो राजा है उसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था अमेरिका में। ये स्पेनिश ने क्या करा था, अमेरिका में जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको स्टैब्लिश करा। उनका काम ये था कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो खेती वगैरह करते हैं, उन पे उनका मतलब अपनी जमीन पे काम करवाना और उनसे टैक्स कलेक्ट करना, है ना, ताकि वो राजा को टैक्स दे सके। तो जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ना, वो मतलब किसानों से काम करवाते थे, टैक्स लेते थे और राजा को देते थे। तो सेम यही है ना, बस नाम थोड़ा चेंज है ये फ्यूडल सिस्टम ही। बस स्पेनिश में नाम थोड़ा बदल जाता है। तो स्पेनिश के राजा ने क्या करा, जो एरिया पे कब्जा करा था वहां पे जो लैंड लॉर्ड्स थे उनको स्टैब्लिश करा, ताकि वहां के जो आम आदमी है, उनसे टैक्स ले सके और राजा को दे सके। और ये भी याद रखना कि जो लैंड ओनर होता है उसका नाम क्या था, एनकोमेंडेरो। उसी की वजह से ये सिस्टम का नाम पड़ गया एनकोमेंडा सिस्टम। है ये फ्यूडल सिस्टम की तरह ही बिल्कुल सेम। सोशल स्टेरेटा एंड कॉलोनियल रेवोल्यूशंस। तो देखिए, स्टेरेटा मतलब होता है स्तर, यानी मतलब जो सोशल क्लास होती है ना उसके बारे में बताया गया है कि जब कॉलोनियल रूल था तो उस टाइम पे सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। तो देखिए, जब अमेरिका पे यूरोपियन का राज हो जाता है, यानी जब स्पेन का राज हो जाता है, जब वो कॉलोनीज बसाने लगते हैं तो वहाँ पे एक सोशल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो वहाँ पे लोग ना गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कब्जा कर लिया था, वहाँ पे राजा की चलती थी। तो वहाँ पे एक ग्रुप था जिसका नाम था कोरियोलेस, है ना। गोरिल्लास क्या थे, मतलब एक टाइप के आप स्पेनिश अमेरिकन समझ सकते हैं, है ना। जो वहाँ के स्पेनिश आ गए थे ना, फिर मिक्स हो गए थे, आपस में लोग हो गए थे, फिर उनसे जो आगे की जनरेशन बनी उसे कोरियोलिस बोला जाता है। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा ना, ये क्या है, एक स्पेनिश अमेरिकन है, मतलब ये इसके मतलब एक टाइप से समझ लीजिए इनके पिता स्पेनिश है और मदर अमेरिकन है, ऐसे समझ लीजिए। तो इन इन लोगों का जो ग्रुप था ना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम से कॉलोनियल राज था, है ना। स्पेनिश अपनी मर्जी चला रहे थे, इनके लोगों पे कब्जा कर लेते थे और काफी लूट मार कर रहे थे। तो ऐसे में ये विद्रोह कर देते हैं ना, रेवोल्यूशन लाते हैं कॉलोनियल रूल में। और फिर ये क्या करते हैं कि पूरा मतलब उनको हटा देते हैं, उनको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, स्पेनिश को भगा देते हैं। और फिर इसमें क्या होता है कि जो क्रियोलेस होते हैं ना, इनको काफी ज्यादा फायदा हो जाता है, फिर इन्हीं के चलते ये सबसे ज्यादा पावर में आ जाते हैं। और जो बाकी के अदर जो सोशल क्लास के जो लोग होते हैं उनको नुकसान झेलना पड़ता है। देखिए, आसान भाषा में समझाऊं तो स्पेनिश ने अमेरिका पे कब्जा करा, यहाँ पे रहने लग गए, अपने लोगों को बसाया। फिर इनसे जो आगे की जो नई जनरेशन निकली, जो स्पेनिश थे और अमेरिकन थे, दोनों के मिक्सचर थे, तो उन्हें बोला गया क्रियोलेस, है ना। तो आगे चल के जो क्रियोलिस थे, इन्होंने अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया था, इनकी मतलब खुद की कम्युनिटी बन चुकी थी। फिर जब ये स्पेनिश और आते हैं लूटपाट करने के लिए, इन पे जुल्म ढाते हैं, तो ये रिवॉल्ट कर देते हैं ना, उन पे हमला कर देते हैं और स्पेनिश को भगा देते हैं। फिर ऐसे इन्हें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। और अगर आज के टाइम पे भी देखेंगे तो ये आज के टाइम पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। आप अमेरिका में एक क्रोलिस काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रही होगी ना, दिखने में कैसे होते हैं। ऐसे कई लोग आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाएंगे, है ना, पेरू वगैरह के साइड आपको मिल जाएंगे। तो क्या करते हैं कि ये जो लोग होते हैं विद्रोह कर देते हैं, इनकी डोमिनेंस स्थापित हो जाती है। तो ऐसे में जो अदर सोशल ग्रुप होते हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक कम्युनिटी पावरफुल हो जाती है ना, फिर ये इन पे जुल्म ढाती है दूसरी वाली कम्युनिटीज पे। दूसरी कम्युनिटीज वो होती हैं जो या तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुई होती हैं, या फिर शुरू से ही अमेरिकन में रह रही है ना, मतलब पेरू की जो पहले की जो जो एंशियंट लोग होते थे वो वाली कम्युनिटीज।
तो अब ये जो क्रियोलिसिस थे, अब ये तो मिक्स कम्युनिटीज के थे ना, तो ये ज्यादा पावरफुल थे। अब अगला टॉपिक है हमारा द हाई ह्यूमन कॉस्ट, यानी जब देखिए स्पेनिश ने अमेरिका पे हमला कर दिया था, वहां पे कब्जा कर लिया था, तो इससे मतलब कितने ह्यूमन मारे गए थे ना, लड़ाई युद्ध चला था, कितने लोग मारे गए थे, कितनों के कल्चर पे अटैक हुआ था, कितनों के कल्चर बदल गए थे, तो जितने भी मतलब रूरल थे ना, अलग अलग टाइप के जितने भी थे राजा वगैरह, वो सब मारे गए थे, उनका कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया था, काफी टाइप के अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, है ना, तो काफी नुकसान हो गया था। देखिए लोगों का कल्चर खत्म होना, लोगों की हत्या हो जाना, इसे कहते हैं ह्यूमन कॉस्ट, यानी इंसान की लागत। तो देखिए इम्पैक्ट ऑन इंडिजीनियस पॉपुलेशन। अब देखिए एक देश दूसरे देश पे हमला करेगा, तो जाहिर सी बात है लोग तो मरेंगे ही जब युद्ध चलेगा, और इससे क्या होता है कि लोगों की हत्या होती है, तो इससे पॉपुलेशन पे भी असर पड़ता है। अब देखिए अगर हम कॉलोनियल एरा की बात करें, तो जो लैटिन अमेरिका था वो इसका विटनेस था कि कैसे जो स्पेन है उसने कैसे उस पे लोगों की हत्या करी, लोगों को मारा, है ना, जो एडवांस सोसाइटी थी उनको मतलब खत्म कर दिया था, उन पे कब्जा कर लिया था, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि माया, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, माया एम्पायर आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ था, मैक्सिको के नीचे था। और अगला था एडजेट, है ना, इसको तो कॉर्टेज ने मारा था ना, स्पेन का जो कॉर्टेज था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। और अगला है इनकेस, तो आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये जो देखिए पेरू के पास ही आपकी जो पूरी लाइन दिख रही है साउथ अमेरिका की, ये इनकेस सिविलाइजेशन था, तो इस पे भी जो स्पेन है उसने कब्जा कर लिया था। और सोचिए जब कब्जा किया होगा तो कितने सारे लोगों को मारा होगा, है ना, तो लैटिन अमेरिका ने काफी ज्यादा हाई ह्यूमन कॉस्ट को पे करा है। और देखिए जब स्पेन ने इन पे कब्जा कर लिया था, तो इनका जो कल्चर है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, है ना, ये काफी ज्यादा रिच थे कल्चर के। और देखिए जब इन पे कब्जा किया गया था, इनके कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया, इनको जबरदस्ती इंग्लिश भाषा को सिखाया गया, है ना, इनको क्रिश्चियन बनाया गया, इनका धर्म को परिवर्तन करवाया गया, इनको कन्वर्ट करवाया गया क्रिश्चियनिटी पे। और इस पे कई सारे अत्याचार भी किए गए इन लोगों पर। और देखिए जो कन्वर्ट होने से मना कर देता था उसको मार दिया जाता था। और देखिए जो यूरोपियंस थे वो अपने यहाँ से कई सारे डिजीजेस यानी बीमारियां भी साथ लाए थे, जिसकी वजह से जो डेथ रेट था वो काफी ज्यादा हाई हो गया था। इन्होंने अपने यहाँ से डिजीजेस लाए, बीमारियां लाए, और यहाँ के लोगों में आके इनको फैला दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मर सके और इनका जितना भी एरिया उन पे कब्जा करा जा सके। एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब देखिए जो स्पेन के लोग थे ना, जब उन्होंने अपनी कॉलोनीज बसाई थी, तो वो लोगों के साथ ना भेदभाव करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। और ये किसके बेस पे करते थे, ब्लैक और व्हाइट के बीच में, है ना। जो गोरे लोग थे उनको ज्यादा प्रिविलेज दिया जाता था, जो स्पेन के लोग हुआ करते थे, है ना। और जो ब्लैक लोग होते थे उन पर जुल्म ढाया जाता था, और उनकी पॉपुलेशन को कम कर दिया जाता था, मतलब मार दिया जाता था, है ना, कोई भी अगर उनके खिलाफ जाता था। तो देखिए आप एक बार इमेज में देखिए, आपको अमेरिका का एक द्वीप दिख रहा होगा जिसका नाम था हिस्पोनियोला, और एक और शहर है फ्लोरिडा। तो ये जो दोनों शहर है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेन ने अपना मतलब बुरी तरीके से कहर ढाया था इन लोगों के ऊपर। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मतलब लोगों को मारा गया था, काफी ज्यादा जो यहाँ की जो पॉपुलेशन थी उनको कम कर दिया गया था, है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपनी कॉलोनीज बसानी थी, तो यहाँ के लोगों को इन्होंने मार के कब्जा कर लिया इनकी जमीनों पे और अपने लोगों को बसाने लगे। और जितने भी बाकी जो बचे लोग थे उनके साथ भेदभाव करते थे, क्योंकि उनका जो स्किन का कलर था वो थोड़ा काला सा था। एफर्ट्स फॉर सोशल जस्टिस। अब देखिए उस पीरियड में ना काफी सारे एफर्ट किए जा रहे थे, क्योंकि जो वहाँ के जो स्पेन के लोग थे, पुर्तगाल के लोग थे, वो काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, है ना। जो गोरे लोग थे उनको फायदा पहुंचा रहे थे, काले लोगों को मार रहे थे, तो इसके लिए काफी ज्यादा सोशल जस्टिस के लिए काफी ज्यादा एफर्ट किए गए थे। लेकिन जितना भी चेंज आया वो काफी ज्यादा लिमिटेड था, क्योंकि ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला, है ना, कॉलोनियल पीरियड में, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल थे। अब देखिए फ्रांस में ना बर्बन डायनेस्टी आती है, जिसके बर्बन मोनार्च होते हैं, मतलब एक टाइप से जैसे गुप्ता डायनेस्टी होती है वैसी बर्बन डायनेस्टी आई थी, मतलब जिसमें एक फैमिली का ही रूल होता है, जिसका बेटा राजा बनता है फिर उसका बेटा राजा बनता है, तो ऐसी एक डायनेस्टी आई थी। इनके जो राजा हुआ करते थे वो मतलब काफी ज्यादा ऐसे एफर्ट्स को इम्प्रूव कर रहे थे ना सोशल जस्टिस के लिए। मतलब ये ज्यादा भेदभाव नहीं करते थे ना, सबको इक्वली ट्रीट करते थे। यहाँ के राजा काफी ज्यादा उदारवादी थे, लिबरल थे ज्यादा। और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव में भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि वहां पे सिर्फ गोरों को ही राज होता था, मतलब जो गोरे लोग थे उनको ही पोस्ट दी जाती थी। लेकिन जो बर्बन के मोनाज थे उन्होंने जो मतलब काले लोग थे उनको भी शामिल करा था एडमिनिस्ट्रेशन में। और देखिए चर्च ने भी अपना रोल निभाया। चर्च के जो क्लर्गी यानी जो पादरी हुआ करते थे उन्होंने भी एडवोकेट करा इंडियन राइट्स के लिए, है ना। उन्होंने भी मतलब ये मांग उठाई कि इंडियंस को भी अपने राइट्स मिलने चाहिए, है ना, राइट टू लिव, है ना, अच्छा व्यवहार होना चाहिए उनके साथ।
है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनके साथ। तो जो वहाँ के पादरी थे उन्होंने भी इसके लिए आवाज उठाई। और देखिए यहाँ पे जो इंडिया की बात हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ हमारे इंडिया की बात हो रही है। उस टाइम पे इंडिया को मतलब इंडिया का मतलब ये था कि साउथ जो एशिया है ना उसका साउथ का पार्ट, तो साउथ एशिया को ही उस टाइम पे इंडिया बोला जाता था। तो मतलब इंडिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, है ना, ये श्रीलंका, मतलब ये सब जितनी भी चीजें ना सब इंडिया के अंदर आती थी। तो उस टाइम पे ये बोला जाता था कि इंडियंस को भी राइट मिलने चाहिए। इंडियंस का मतलब जो साउथ जो एशिया के जो साउथ के पार्ट के जो लोग हैं उनको भी उनके राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। और इसमें इंडोनेशिया भी आ जाता है और भी कई सारे देश, इराक, ईरान वाले भी आ जाते हैं। मतलब एक तरीके से जो अखंड भारत का आपने नक्शा देखा होगा ना, वो पूरा का पूरा जो साउथ एशिया का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा उस टाइम पे इंडिया माना जाता था। और देखिए ये जो पुजारी हुआ करते थे ये इंस्पायर थे थॉमस मोरे की यूटोपिया से, है ना। जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ ना, ये कौन थे, एक ऑथर थे जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। तो उन्होंने कई सारे अच्छे अच्छे विचार लिखे थे ना, जब रेनेसेंस आया तो उसके बारे में भी इन्होंने काफी सारे आइडियाज दिए थे। तो जो वहाँ के जो पुजारी हुआ करते थे इनके जो आइडियोलॉजी इनसे काफी ज्यादा प्रेरित थे। इसकी वजह से ये इंडियंस के राइट के लिए वकालत करते थे। और इन पुजारियों ने एक मिशन भी चलाया था। इनका एम था कि जो भी इंडिजिनियस पॉपुलेशन है हमें उनको प्रोटेक्ट करना है ना। क्योंकि जो ये स्पेन और पुर्तगाल के लोग थे ये तो सबको मार के ना अपनी जमीन कब्जा कर रहे थे, है ना। ये मतलब लोगों को मतलब जमीन भी नहीं दे रहे थे। ये नहीं कि उनको हटा के कहीं भगा दे, उनको डायरेक्ट मार देते थे। तो इसके खिलाफ ना पुजारियों ने, पादरियों ने काफी ज्यादा इनका विरोध करा। तो देखिए इंडिजीनियस पॉपुलेशन मतलब जहाँ पे लोग पहले से ही रहते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे इंडियन की बात नहीं हो रही है, जो अमेरिका के लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं, उनकी भी बात हो रही है जो पहले से ही जिनके पूर्वज वहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं। तो उनका मतलब होता है इंडिजीनियस पॉपुलेशन। इकोनॉमिक शिफ्ट एंड एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशंस। अब देखिए शुरुआत में जितने भी इन्होंने सफर किए थे ना पुर्तगाल और स्पेन ने, तो इन यात्राओं ने इनको काफी ज्यादा पावरफुल सेंटर बना दिया था, है ना। जैसे कि जो पुर्तगाल है उसने अफ्रीका पे, इंडिया पे कब्जा कर लिया था। और जो स्पेन था उसने वहां पे अमेरिका को ढूंढ लिया था, अमेरिका पे कब्जा कर लिया था, उसके जितने भी द्वीप है ना, मैक्सिको वगैरह पे, पेरू पे हमला करके वहां पे भी जीत लिया था। तो इनकी वजह से इनकी काफी इकोनॉमिक पावर बढ़ चुकी थी। और अटलांटिक में ही काफी ज्यादा पावरफुल मतलब एक तरीके से कंट्री थे। और इनके जो भी रूट थे ना वहां पे और कोई देश भी ट्रेड नहीं कर सकता था। इन्होंने पूरे रूट पर अपनी डोमिनेंस स्थापित कर रखी थी। लेकिन इन्हीं की देखा देखी में फिर किसका राइज होता है, इंग्लैंड का, हॉलैंड का और फ्रांस का। फिर इनके बीच में भी काफी ज्यादा युद्ध चलता है ना, कौन सबसे ज्यादा जमीन पे कब्जा करेगा। तो इसकी वजह से इंग्लैंड का भी राइज हो जाता है। इंग्लैंड भी काफी देशों पे कब्जा कर लेता है, नए नए सी रूट्स को खोजता है। तो 16th सेंचुरी आते आते ना जो इंग्लैंड है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल जो नेशन है वो बन जाता है, इकोनॉमिक पावर बन जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पुर्तगाल है वो इंडिया में 1500 में पहुंच चुके थे, लेकिन जो इंग्लैंड था वो उसके करीब 100-150 साल बाद आया था इंडिया में। तो सबसे पहले जो पुर्तगाल और स्पेन है यही सबसे ज्यादा मेन जो पावर के सेंटर है वो बने थे, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक पावर इन्हीं के पास थी। बाद में फिर इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस का राइज होता है। फिर ये भी धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी जमीन पे कब्जा करके बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाते हैं। और आगे की कहानी तो आप सभी जानते हैं कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, है ना। मसाले के चक्कर में हम तो स्पाइसेस का ट्रेड करेंगे, धीरे धीरे करके हमारे बीच में युद्ध करवा के खुद पूरी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं ना, खुद का जो शासन है वो स्थापित कर लेते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो हमने जाना कि यूरोप कैसे एक इकोनॉमिक पावर बना, कैसे उन्होंने दूसरे देशों पे विजय हासिल करी, है ना। तो आशा करता हूँ मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहीं पे हमारी जो पूरी की पूरी बुक है ना कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये खत्म होती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।